नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। वक्फ कानून पर सुप्रीम फाइट का आज पहला दिन खत्म हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया क्योंकि कल दोपहर 2 बजे से फिर इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंह भी दलीलें रख रहे हैं। दरअसल कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं दायर की गईं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सभी याचिकाएं एक साथ नहीं सुन सकते। तो वही याचिकाकर्ताओं की ओर से सिब्बल ने नए कानून की कमियों को गिनाते हुए कहा कि यह कानून आस्था के मामले में दखल है। इन सबके बीच आज जब कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी और जो टिप्पणियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तरफ से की गई वो दिलचस्प भी हैं और वक्फ कानून पर छिड़े संग्राम का सेंटर पॉइंट भी हैं। बहस कल भी होने वाली है, लेकिन सवाल जो निकलकर सामने आया है वो ये कि देश कैसे चलेगा, शरिया से या संविधान से, और सवाल ये भी कि मुसलमान किसकी मानेगा, मुतवल्ली की या कलेक्टर की। इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहसबाजी चल रही है और सड़क पर कैसे फैसले सुनाए जा रहे हैं। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है। जो संविधान का मूल है, एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहां जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना है। कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे, और डीएम को सबसे ऊपर जब के रखा गया है। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में नहीं आता। तो यही लिख करके दे दें कि कोई डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, अगर वो पहले से वक्त बाय यूजर यूज हो रहा है तो उसको हम किसी को टच नहीं करेंगे। एक नोटिफिकेशन ले आए वो। और मुस्लिम जो क्लोज हटाया इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास कोई एमएलए मुस्लिम नहीं है, कोई एमपी मुस्लिम नहीं है। अब आप बताइए, कब्रिस्तान पर भी ये कब्जा अगर करेंगे, मस्जिदों पर भी ये कब्जा अगर करेंगे तो वायलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा। ये तो करना चाहते हैं, यही तो इनका मकसद है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है और इसमें अच्छा फैसला आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों पक्षों से तीखे सवाल भी पूछे और कई टिप्पणियां भी की हैं। जहां एक तरफ गैर मुस्लिमों की एंट्री वक्फ बोर्ड में क्यों की जा रही है, सत्ता पक्ष के सामने यानी कि सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछा गया। तो वहीं इस मामले पर बार बार धार्मिक टिप्पणियां क्यों दी जा रही हैं या फिर इसे धार्मिक एंगल क्यों दिया जा रहा है, ये बात भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर पूछी गई है उन वकीलों से जो विपक्ष की तरफ से या फिर उन लोगों की तरफ से कोर्ट में मौजूद रहे जो इस कानून के खिलाफ है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, हमारे साथ हैं। अमीक जामई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और स्वयं प्रकाश पुरोहित, नेता टीएमसी। मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क के लिए आप सभी को 1-1 मिनट का वक्त दूंगी बिना इंटरप्टेड, ताकि आप अपनी बात को सही से मेरे दर्शकों तक पहुंचा सकें। और अमीक जामई साहब, आप ही से शुरुआत करूंगी। सीजेआई ने आज जो कुछ कहा, बार बार सीजेआई ने बताया कि यह धार्मिक मामला नहीं है, इस पे धार्मिक टिप्पणी करना अनिवार्य नहीं है। 1 मिनट में जरा दर्शकों को आप ये समझा दीजिए कि क्या वो धुंध जो इस कानून पर लगी हुई थी वो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से छटी या नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज तुषार मेहता को जिस तरह की बातें, जिस तरह के सवाल पूछे हैं, हम सब लोगों की आशा है कि जो हमारे देश के जो संविधान में अनुच्छेद 25 है या अनुच्छेद 26 है, चाहे वो मजहबी धार्मिक मामले में उसके प्रबंधन का अधिकार का जो मामला है वो सिर्फ मुसलमानों पे लागू नहीं होता है, वो हिंदुओं पे भी, सिखों पे भी, ईसाइयों पे भी, जैनियों पे भी, बुद्धिस्टों पे भी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड्स हैं, आप चाहते हैं कि उसमें मुसलमानों की सदस्यता आगे की जाएगी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सरकार का काम है कि इस देश में रोजगार है, बेरोजगारी है, बेकारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देश का विकास है, पूरे देश की संपन्नता है, देश की अखंडता है, एकता है, इस पर काम करे, ना कि ईसाइयों की ज़मीन कैसे कब्जा की जाए, मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन कैसे कब्जा की जाए। ये ऐसी चीज़ है जो आने वाले दिनों में हमारे देश में देश को पैदा करेगी,
तो माननीय अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी अभी भी ये आप लोग समझती इस है बात पे कायम है कि जो जमीनों सरकार का पर ये अटेम्प्ट है, ये जो सरकार है वो कब्जा करना चाह रही है। 1 मिनट आपका समाप्त हो गया है सर, इसके बाद डिबेट ओपन करूंगी, आप विस्तार से अपनी बात रखिएगा। अब 1 मिनट सत्ता पक्ष की तरफ से अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। मैं अरविंद वाजपेयी जी आपको भी 1 मिनट दे रही हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बाद आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपका स्टैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अव्वल रहेगा और ये कानून यूं ही बरकरार रहेगा इस देश में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज आर्गुमेंट अभी शुरू हुए हैं और यूं कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस ही एक बना दी है कि कैसे आर्गुमेंट होगा, क्या क्या मेन पॉइंट इन्वॉल्व है। लेकिन हमें एक बात नहीं समझ आती और सुप्रीम कोर्ट कल भी सुनेगा, हो सकता है परसों भी चले। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि ये मैटर क्योंकि स्टेट बोर्ड से भी कंसर्न है, राज्यों से भी कंसर्न है और राज्य यहाँ पार्टी बनने के लिए दरखास्त भी लगाई हुई है, तो क्यों ना मैटर हाई कोर्ट में सुने जाए। तो ये अभी चलेगा मामला, उसमें अभी कोई इस तरह की बात ना हमारे पक्ष की है ना उनके पक्ष की बात आई है, ये तो मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट ही अभी चलेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और दूसरी तरफ सड़कों पे जाके आप प्रेशर भी डालना चाहते हैं, तो क्या ये जायज़ है? अब आप प्रोटेस्ट न करिए, अपनी बात मुस्तैदी से जो बात आप कहना चाहते हैं आपने पार्लियामेंट में भी खूब कही, अब कोर्ट में भी कह लीजिए। जो कोर्ट फैसला करेगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। लेकिन हमारे हिसाब से इस अमेंडमेंट में जो हमने सरकार लाई है पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में जो पास हुआ है, इस अमेंडमेंट और 95 में जो अमेंडमेंट हुए थे वो अमेंडमेंट को हम आपका भी इसलिए समाप्त हो गया रेक्टिफिकेशन कर है। रहे चले हैं आप ये कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरकर थी। दबाव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इन सवालों का जवाब डिबेट ओपन होंगी तो आपके जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं वो बैठकर जरूर जवाब देंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सबसे ज्यादा चर्चा तो बंगाल की, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद पर चिंता जाहिर कर दी। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जो सड़कों पर हो रहा है, 1 मिनट में समझाइए ना कितना जायज है सुप्रीम कोर्ट में मामला और सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं, समझाया जा रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये जो मामला संज्ञान में लिया है, 72-73 से ज्यादा इसके अपील फाइल हुई थी इसके खिलाफ में। ये जो कानून बनाया है, काला कानून संसद से जो पास हुआ है, संसद जब कानून बनाती है वो ये नहीं सोचती है कि जिस पक्ष के लिए, जिनके भलाई के लिए कानून आप बनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, तो भाई आप मुसलमानों की भलाई चाहते हैं तो आप उनके लोगों को साथ में लेकर के बैठिए। नहीं बैठ रहे हैं, उनके एक भी MP लोकसभा में नहीं है इसको पास कराने में, तो आपकी तो नीयत साफ झलक रही है। आप बोलते हैं कि मुसलमान देश का पंचर बना रहा है, आप ये जो मुसलमानों को थर्ड कैटेगरी में रख रहे हैं ना, ये उसका नतीजा है। रही बात मुर्शिदाबाद दंगे की, तो आज हमारी दीदी ने क्लियर कर दिया है कि जो दंगा हुआ उस जगह में मुर्शिदाबाद का जो एरिया है वो बॉर्डर से संबंधित एरिया है और बांग्लादेश से जमाती लोग घुस करके अगर आते हैं तो उसमें BSF क्या कर रही है? नगण्य है। BSF अपनी जगह छोड़ करके अगर खड़ी रहेगी और देश के गृह मंत्री चुप रहेंगे और इनके नेता झूठ बयान देंगे सरकार है, और आपकी हिंदू सत्ता है, मुसलमान मजबूत करेंगे। सरकार होने का आप लोग दावा करते हैं। आपसे सवाल ना पूछूं मुर्शिदाबाद हिंसा पर, बाकी सबसे मैं सवाल पूछ लूं। सैयद जफर इस्लाम साहब भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ आ गए। जफर इस्लाम जी, आपके पास भी 1 मिनट है। आज समझा दीजिए कि क्या बातें आपके सामने जाहिर हो गई 1 मिनट में, या अभी भी क्या कंफ्यूजन है जो वक्फ कानून पर जारी है जिसकी वजह से सड़कों पर अभी भी प्रदर्शन जारी है? देखिए, सड़कों पर प्रदर्शन जो है वो तो राजनीतिक तौर पे किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो है अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए मुस्लिम के कहीं ना कहीं जागीरदार है, वोटों की जागीरदार है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। असल मकसद तो इनको भी पता है कि उन लोगों ने कुछ किया नहीं है इतने सालों में, और इसलिए वक्फ के लिए संशोधन बिल लेकर आना जरूरी है, एक लेजिस्लेशन बनाने के लिए कानून बनाना जरूरी है। और उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने माना भी कि वक्फ एक ट्रस्ट की तरह होना चाहिए। वक्फ की संपत्ति किसी एक आदमी की संपत्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय की संपत्ति है। वक्फ का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि वक्फ की संपत्ति का जो फायदा जो है वो समुदाय को होना चाहिए, उसके गरीब तबके को होना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि गरीब तबके, पसमानदा तबका जो है तो सब उसको होना चाहिए। इसका फायदा जो है चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे कोई और भी समुदाय के और बेनिफिट के लिए होना चाहिए, वो होता रहे। लेकिन अभी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बाकी सब चीजें जो है वहां हो रही है। ठीक है, 1 मिनट आपका भी खत्म हो गया। जफर इस्लाम जी, विस्तार से अपनी बात रखिएगा। बस 1 मिनट और मौलाना अंसार रजा साहब को दे दूं, उसके बाद फिर डिबेट को ओपन कर दूंगी। विस्तार से अपनी अपनी बातों को रखिएगा। मौलाना अंसार साहब, जब से इस कानून की चर्चा हुई, जब से इस संशोधन की चर्चा हुई, तभी से एक नैरेटिव चलाया गया कि ये बिल जो है या अब जो कानून बन चुका है ये मुसलमानों के खिलाफ है।
कोर्ट में भी आज इसके इर्द गिर्द दलीलें बुनी गई, कोर्ट ने अपनी बहुत सारी बातें रखी। क्या 1 मिनट में आप मेरे दर्शकों को समझा पाएंगे अभी भी कैसे आपको लगता है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है? प्राची जी, लोकसभा में राज्यसभा में घंटों बहस चली, तब तो लोगों की समझ में नहीं आया हमारी 1 मिनट में क्या, हमारी बात 1 मिनट में क्या समझ में आएगी लोगों के। लेकिन हमारी समझ में जो चीज़ आ रही है वो सिर्फ इतनी आ रही है कि हम अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि भारत सरकार ने जो संशोधन किया है वो किस चीज़ का किया है। मतलब जो 2 साल की सज़ा होती थी वो ख़त्म कर दी है। जो लोग 1-1 रुपया की लीज पर सालों ज़मीन लेकर के बैठे हुए हैं सालों के लिए, मैं सोच रहा था कि उस पे आकर के बात टिकेगी कि नहीं साहब, दौरे हाजरा के हिसाब से उनमें ज़मीनों का किराया होना चाहिए, जिन्होंने नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं उनसे खाली करवा करके मुस्लिम समाज को सौंपना चाहिए। हम लोग तो इस उम्मीद में थे। हमें क्या पता था कि वक्फ के पिटारे में से मुसलमान पंचर जोड़ते हुए निकलेगा। तो 3 दिन में सारा खेल कर दिया उन्होंने। हम तो सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री साहब जो बोलेंगे तो आज कैसे मौलाना अंसार रज़ा साहब ये समझाइएगा, क्योंकि आज तो कोर्ट में दोनों तरफ से टिप्पणी जो है दलीलें रखी गई, सुप्रीम कोर्ट की उस पर टिप्पणी थी। मैं तो उस पर चर्चा करना चाह रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, साफ हो गई हैं। अब अमीक जमाई साहब, अब आपको मैं समय दूंगी, आप मुझे सर समझाइए। बार बार आज तो ये बार बार सीजीआई की तरफ से कहा गया कि अनिवार्य नहीं है कि आप धार्मिक बातों का हवाला दें, ये प्रॉपर्टी का मसला है, संपत्ति का चरित्र धार्मिक या सेक्युलर भी हो सकता है। अब तो साफ हो गया ना कि मुसलमान विरोधी नहीं या कोई धार्मिक विरोधी नहीं है, या अभी भी कोई डाउट है अमीक जमाई साहब? देखिए, जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप का जो कानून है वो भारत में 2 तो हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आप जानती हैं कि इस्लाम में जो वक्फ करने का, जो दान करने का जो पूरा मामला है, ये मुसलमानों का, इस्लाम का बहुत ही अंदरूनी मामला है, जिसको सरकार जो है अपनी शक्तियों से टेक ओवर करना चाहती है। हमारा ये कहना है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये इसमें धर्म की बात ना की जाए, तो मैं सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब से कहूँगा कि आप राज्यसभा में रहे हैं, हमारे देश में अनुच्छेद 25 है संविधान के अंदर और अनुच्छेद 26 है, जिसमें ये बात कही गई है कि धर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक मामलों के जो भी प्रबंधन के अधिकार हैं इस देश के सभी माइनॉरिटी, सभी धर्मों को होगा। अगर आप इसको खत्म कर दीजिए तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये वो जमीनें हैं जिसका सिर्फ प्रबंधन का अधिकार हमारी वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका 7% एक पेमेंट जो है भारत सरकार को जाती है वक्फ बोर्ड के जरिए। वक्फ बोर्ड जो है भारत की मतलब ये सरकार का डिपार्टमेंट है। तो हमारा ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बात पूछी है, मैं ज़फ़र इस्लाम भाई से पूछूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में मुसलमान नुमाइंदा बना सकते हैं? तो हमें ज़फ़र इस्लाम बताएं कि क्या हिंदू बोर्ड्स में ज़फ़र इस्लाम भी बतौर मेंबर हो सकते हैं अगर हम इस देश में सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? ये बहुत निजी मामला है। कल आप ईसाइयों की जमीन कब्जा करेंगे, उनकी जमीनों के नाप जोख, ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का अखबार है, प्राची आप तो बहुत ही पढ़ी लिखी और काबिल जर्नलिस्ट रही हैं, आप जानती हैं कि ऑर्गेनाइजर अखबार में ये बात छप चुकी है कि इस देश में ईसाइयों के पास कितनी जमीन है। ये नाप जोख आप क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के कॉर्पोरेट फोर्सेस को देने के लिए आपके पास जमीन नहीं है। आर्टिकल 26 इन इसलिए आज आप मुसलमानों की कब्जा करेंगे, अमित जमाई जी, और दोनों आर्टिकल मेरे पास है, इन दोनों आर्टिकल को मैं पढ़ भी रही हूँ। आप प्रबंधन का, प्रशासन का हवाला दे रहे हैं। मुझे बताइए ना, ये जो कानून बना है, जो सरकार नया कानून लेकर आई है, इस पे कहाँ अधिकार छीने जा रहे हैं मुसलमानों से? कौन सा अधिकार या कौन सा धार्मिक अधिकार मुसलमानों से छीना जा रहा है? रजिस्ट्रेशन, वक्फ का डीड या डीएम के अधिकार, ये तय किए जा रहे हैं इस पूरे के पूरे कानून में। प्राची, मैं 2 बातें मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो वक्फ बाय यूजर जो उसमें क्लॉज था, उसको इस नए बिल में खत्म करने का काम किया है। आप हैरत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 98% ऐसी जमीनें हैं जो रेवेन्यू में रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन वो सरकार की वक्फ गजट में है। गजट का मतलब भारत सरकार का जो गजट है वक्फ से जुड़ा हुआ, उसमें इंदराज है। तो ये सारी 98% जमीनें उत्तर प्रदेश में किसी भी दिन एक्वायर कर ली जाएंगी। हमारी समस्या सिर्फ इतनी है कि ऐसा करने से क्या इस देश में शांति आएगी, संपन्नता आएगी? आप क्यों ईसाइयों को छेड़ना चाहते हैं? पूरे देश में जैन मंदिरों को आप क्यों कब्जा कर रहे हो?
क्योंकि जैन इस देश में कमजोर नहीं, है। ये डाउट तो आज कोर्ट के सामने भी रखा गया ना जमीर साहब, सामने आके आंदोलन नहीं करेगा। ये डाउट तो आज कोर्ट के सामने भी रखा गया, जामा मस्जिद का उदाहरण दे दिया गया। कोर्ट ने क्या कहा कि कोई नहीं छीन सकता जामा मस्जिद को, कोई उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। सॉलिसिटर जनरल ने भी यही कहा कि ऐसी कोई भी संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर भी डाउट क्यों है मन में? प्राची, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहली बात, इसके अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर होने की कोई जरूरत नहीं है। सीईओ नॉन मुस्लिम होने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको वक्फ के बारे में, औकाफ के बारे में, उसकी स्पिरिट के बारे में कोई आइडिया ना हो। क्या आप बताएं कि राम मंदिर के अंदर कोई दलित अध्यक्ष हो सकता है? वो क्या जाने कि ब्राह्मण पुरोहित कैसे करते हैं, पूजा पाठ क्या होती है, वो तो उन्हीं को मालूम है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि चर्च में किसी हिंदू का कोई काम नहीं है, किसी ईसाई, किसी मुसलमान का कोई काम नहीं है, सिर्फ गुरुद्वारों में किसी नॉन सिख का कोई काम नहीं है। मैं सवाल का जवाब देती हूं क्योंकि कोर्ट ने भी ये पूछा है। जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे, लेकिन सर बाकी जो चीजें, रजिस्ट्रेशन होना, डीड होना, डीएम को अधिकार देना, क्या इन पॉइंटर्स पर भी या इन संशोधनों पर भी आपत्ति है आपको? अमीक जमाई साहब, फिर मैं जवाब लेती हूँ जफर इस्लाम जी से। नहीं, मुझे बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड सरकार का बोर्ड होता है, सरकार उसके चेयरमैन बनाती है। सरकार जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं, 2 मेंबर्स हैं, सरकार उसको नामित करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने नामित करा हुआ है, सपा ने थोड़ी नामित करा हुआ है। तो जब सारे मामलों में देश में ट्रिब्यूनल्स हैं तो आप ट्रिब्यूनल्स की शक्तियों को खत्म करके वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स लाके कल आप मेजॉरिटी से सारी जमीनों को बेचने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा किया है इस देश के कॉर्पोरेट फोर्सेस से कि हम ईसाइयों से, मुसलमानों से जमीन लेके बेचेंगे और उसका वक्फ डीड हो जाए तो इससे क्या बदलेगा? ये तो आपके मेरे ये पूरे देश के लिए सहूलियत है, ताकि आगे को कोई मंशा अपनी खराब ना करके उस पर अपना कब्जा ना कर सके, अगर वक्फ डीड है और रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर्टी का। तो प्राची, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं मान रहा हूं। आप जफर इस्लाम भाई से पूछिएगा, 2013 के संशोधन में बीजेपी और एनडीए की तरफ से सैयद शाहनवाज साहब ने वक्फ संशोधन पर पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहर लगाई थी, और उन्होंने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि इविक्शन एक्ट भी आए। इविक्शन एक्ट आप जानती हैं, इविक्शन एक्ट का मतलब उनका यह था कि सरकारी बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जो वक्फ की जमीन पे बने हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जो सरकारी दफ्तर है उसको भी वापस लिया जाए और उसको वक्फ बोर्ड को दिया जाए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन और डीड पर मैं सवाल पूछ रही थी। अब सही है जफर इस्लाम साहब, आप जवाब दीजिए। बार बार आज तो कोर्ट भी पूछता रहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी से, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम जरूरी क्यों है, गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों कर रहे हैं? भाई वो प्रॉपर्टीज जो बहुत पहले से वक्फ हो गई हैं, जिनके बारे में शायद कोई कागजात नहीं होंगे या कोई भी कानूनी कागजात नहीं होंगे, उन प्रॉपर्टीज का क्या होगा? क्या उस पर नीयत खराब हो रही है सरकार की? विपक्ष पूछ रहा है आपसे। देखिए, नीयत तो खराब शुरू से रही है कांग्रेस पार्टी और ऐसी पार्टियां, और हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो लालू यादव स्वयं कह रहे थे पार्लियामेंट में कि वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प लिया। किसने हड़प लिया? बीजेपी की तो सरकार थी नहीं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के बारे में कह रहे थे कि जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां हैं उसको वक्फ के लोगों ने बेच दिया है। तो भाई जो आप खुद कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उसको रोकने के लिए तो हम कर रहे हैं। और ये संशोधन आना ज़रूरी था, ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो लूप होल है, जो गैप्स है, वो ज़रूरी है। इस पूरे चीज़ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ये संशोधन बिल का? ये संशोधन बिल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल हो, उसके जो वेलफेयर के लिए, मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए वेलफेयर का इस्तेमाल किया जाए। वो नहीं हो रहा है। अगर होता तो आज शायद किसी को यह जरूरत नहीं पड़ती। मैं पूछता हूं कि 9 लाख से ज्यादा करोड़ की संपत्तियां हैं, उसमें से ठीक है आप मज़ार निकाल दिए, मस्जिदें निकाल दीजिए, और आप दरगाह निकाल दीजिए, कब्रिस्तान निकाल दीजिए, उसके बाद भी 60% जमीन जो बची है वो प्रोडक्टिव असेट्स है। उस असेट्स का क्या वैल्यू है? 10 करोड़ आमदनी है, जबकि इसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 12,000 करोड़ 2007 में का। आज आपसे सीधा सवाल पूछा गया। अब जहां हम भी कई बार आपसे पूछते हैं, एक सवाल गैर मुस्लिमों की जो एंट्री हो रही है, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये बना लिया है आपके खिलाफ कि क्या मंदिरों में आप किसी गैर हिंदू की एंट्री करा सकते हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, मेजॉरिटी तो मुस्लिम रहेगी, ये तो कहा आपने। सिर्फ 2 मेंबर रहेंगे हिंदू, जो भी अगर रहे तो वो भी इसलिए कि वो एक्सपर्ट्स होंगे।
एक्सपर्ट्स का मैनेजमेंट जो अच्छा होगा, एफिशिएंसी होगी, और जो गलत काम मुतवल्लीज आज कर रहे थे वो नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों में एक्सपर्ट नहीं है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि आज अगर सुनिए ना, आपसे कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम समाज वाकई बेदारी से इस बात को समझता कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो मुसलमान के हिफाजत के लिए और उसके वेलफेयर के लिए है, तो आज ये नौबत नहीं आती। आप जरा देखिए बाकी समाज के लोगों को देखिए, अपने मंदिरों को नहीं, एक मिनट सुनिए, बीच में एक मिनट, बोले बोले बोले। अरे सुनिए, सलीके से गाली दी है आपने मुसलमानों आप नफरती नहीं, आप नफरती सोच के हैं, इसलिए मैं उस तरह की सोच कर नहीं, मैं अच्छे से बता रहा हूं। देखिए, बहुत संजीदगी से सोचिए। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैं जानता हूं प्रोडक्टिव एसेट, अनप्रोडक्टिव एसेट्स और उसका रिटर्न क्या होना चाहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो सब लोग जाहिल हैं, इसी से पूछ रहा हूं कि अच्छा जवाब दे दो मौलाना 10 करोड़। अरे भाई, जाहिल की तरह बात मत करो। अभी मैंने सिर्फ शराफत से पूछा, जाहिलियत आप दिखा रहे हैं। मैं तो कह रहा कोई नहीं, कोई जाहिल नहीं बैठा है, सब सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं। नहीं, मैं तो कोई बात ही नहीं कर, मैं तो कौन क्या दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं, सवाल का जवाब मैं शराफत से कह रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा लोग बीच में नहीं, एक मिनट, जवाब बहुत छोटा सा। मौलाना अंसार रजा मेरी बात खत्म हो साहब, छोटा सा ब्रेक लेना, रुक जाइए। अरे एक मिनट, सैयद जफर इस्लाम जी, रुक जाइए। मौलाना अंसार रजा साहब, भाई सीधा सीधा कोर्ट भी तो कह रहा है पारदर्शिता आएगी, रजिस्ट्रेशन होगा। अगर वक्फ डीड हो जाएगा तो पारदर्शिता आएगी। कौन कह रहा है कि आपसे आपकी मस्जिदें, मदरसे या आपकी बाकी तमाम धार्मिक जो चीजें वो छीन ली जाएंगी? किसी ने नहीं कहा। प्राची जी, देखिए, 3 बातें निकल के आई हैं। पहली बात तो जफर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया है, मतलब 22 में जो 2 गैर मुस्लिम होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, जो 20 होंगे वो जाहिल होंगे। नंबर 2, दूसरी चीज, शक यहां हो रहा है कि अभी अयोध्या में आर्मी की जमीन, सुनिए अंसार साहब, सर हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है सर, जो हम दुकान चलाएंगे। हमें ना चुनाव लड़ने जा रहा है। आप मुसलमानों को गाली देंगे तो हम आपको टोकेंगे। अगर आप मुसलमानों को गाली देंगे तो हम इस्लामिक होकर बात कीजिए। आपने क्या कहा कि पढ़े लिखे हिंदुओं को शामिल किया जाए, जो समझ सके। आप रहने दीजिए। मैंने कहा कि ऐसे लोगों जो एक्सपर्ट्स होंगे तो कोई भी एक्सपर्ट्स होता था, बाकी 22 में तो 20 तो मुस्लिम होंगे ना। अरविंद वाजपेयी जी, सबसे ज्यादा चर्चा तो आपकी होती है, चंद्रबाबू नायडू की होती है। अभी भी जितनी भी तकरीरें मैं सुनती हूँ उसमें यही कहा जाता है कि 2 बैसाखी अगर ना हो मोदी सरकार के पास तो कैसे इस बिल को पास करा लेती, कैसे ये कानून बन जाता। बहुत सारे डाउट हैं, और वो डाउट ये हैं कि गैर मुस्लिम की एंट्री आप क्यों करवा रहे हैं। आजादी के पहले की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनका क्या होगा, जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उनका क्या होगा, कहां से आएगा ये बताने वाला शख्स कि भाई मैंने वक्फ किया था, अगर वो इस दुनिया में ही नहीं है तो। अरे इसका जवाब दिया हुआ है, एक्ट में भी लिखा हुआ है, और अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में भी बताया था कि ये एक्ट जो है प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। जिस दिन से कानून बना है उस दिन से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। ये खोल के समझा दिया है। यही बात कल सुप्रीम कोर्ट को बता दी जाएगी, तब इनके पास क्या आर्ग्यूमेंट है। जो आज से पहले वक्फ वाई यूजर है या जैसे भी है, जो जिसके कब्जे में है वो वैसी ही रहेगी। इसकी क्यों गलतफहमी पैदा की जा रही है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। क्या ये राजनीतिक बात नहीं है कि नीतीश कुमार के और चिराग पासवान के वोट चले जाएंगे? क्या ये राजनीतिक बात नहीं है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार और बाकी लोग जो हैं वो मुस्लिम के हित की रक्षा नहीं कर रहे हैं? अरे हम लोग जाने जाते हैं माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए, हमेशा जाने जाते हैं। और इस एक्ट की जब जेपीसी बनी थी उसमें हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक एक वर्ड को एग्जामिन किया हम लोगों ने। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आर्टिकल 26 की आप अभी बात कर रही थी, जरा देख लेना उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी वर्डिंग क्या है, किस तरह से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। किसी एंगल से नहीं है। ये वर्ड को रेगुलेट करने की बात है। बोर्ड को स्टैच्यूटरी बॉडी है, धार्मिक रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसलिए उसको किस तरीके से ठीक से चले। और क्योंकि 13 के बाद 12 साल के बाद ये अमेंडमेंट हो रही है, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट जरूरी हैं। गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि कल सुनवाई करेंगे, और अगर और ज्यादा सुनवाई की जरूरत पड़ेगी तो सुनवाई करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, एक सवाल बस आपसे पूछ रही हूँ, जो तमाम विपक्ष के नेता इतने दिन से मैं बहस कर रही हूँ ये सवाल जरूर पूछते हैं। आज कोर्ट में भी उस सवाल को पूछा गया और सॉलिसिटर जनरल से पूछा जाता रहा अरविंद वाजपेयी जी, वो यही है, गैर मुस्लिम जरूरी क्यों?
क्या ये सेकुलरिज्म दिखाने के लिए बाकी जगहों पर एक्सपेरिमेंट करेगी सरकार? देखिए गैर मुस्लिम जरूरी क्यों, इसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो हम कल देने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जजमेंट है कि जब आप हिंदू की जमीन तो वक्त में ले सकते हो, तो हिंदू का मैनेजमेंट में अगर एक आदमी बैठ जाएगा तो उसमें क्या एतराज है? पूरे बोर्ड में मेजॉरिटी मुस्लिम की होगी, या तो आप जमीन में मत लो। हिंदुओं को अधिकार है वक्फ करने का कि नहीं है? कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर हिंदू जमीन देगा तो हिंदू ने तो दे दी था ना, अब उसको मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं? हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो वक्फ करता है जमीन को अल्लाह के नाम पे, तो उसमें लिखता है वो कि ये तो जमीन आप खत्म किस कर काम रहे हैं के ना, लिए इस्तेमाल जो की 5 साल से जाएगी। और प्रैक्टिसिंग जमीन मुस्लिम का है जो सिर्फ वही दे सकता है, क्या अब खत्म? वक्फ वही कर सकता है। वेरी करेक्ट, मैं इन्हीं के आर्ग्यूमेंट का जवाब दे रहा हूं। जो ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हिंदू क्यों है, उसका जवाब दे रहा हूं। आपको एक तरफ तो ऐतराज है, दूसरी तरफ ऐतराज नहीं है, तो ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं कराएगा। इसलिए इसमें कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इनका नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सस्टेन करेगा। क्या कानून को देखने के दो चश्मे हो सकते हैं? हिंदू वक्फ करे, इसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों रोक दिया गया। दूसरी तरफ अगर हिंदू या गैर मुस्लिम की एंट्री हो जाए तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ये तो धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश है। आप बताइए इसी का जवाब मैं दे रहा हूं कि ये धार्मिक मामलों में कि हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। मैं यही जवाब ले रही हूं अमित जमाई से। हाँ, ईसाई हो, मुसलमान हो, हमारे देश में चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हमारे धर्म में दान करने का एक बहुत बड़ा पुण्य काम माना जाता है, सभी धर्मों में माना जाता है। और हमने देखा है कि बहुत सारे हिंदू जो है मस्जिदों के लिए भी जमीन दान करते हैं, और बहुत सारे मुसलमान, हमारे देश में सैकड़ों नज़ीर हैं कि मंदिरों के लिए ज़मीन दी गई है। तो मान के चलिए कि कोई हिंदू देना चाहे तो उसे 5 साल का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो क्या उसे भी 5 साल का वेट करना पड़ेगा? ये हम ज़मीन को चाहे बर्बाद कर दें, उसको बेच दें, उसको खा जाएं, मेरी ज़मीन है, मैं किसको देना चाहता हूं, आपसे क्या मतलब है? ये सरकारी टेकओवर का क्या मतलब है भाई? मैं अगर मान लीजिए सिख गुरुद्वारा देना चाहता हूं, मेरी जमीन है ना, सरकार से इससे क्या मतलब है? कोई हिंदू भाई अगर मुसलमानों को देना चाहता है, सरकार से क्या मतलब है? 5 साल का इसमें क्यों जांच परख क्यों है? समाज हमारा ऐसे जो गुथा हुआ है उसके बीच में जहर डालने का काम जफरुल इस्लाम साहब की पार्टी कर रही है, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ये पीडीए के खिलाफ है। अरे नौकरी का इंतजाम करो, टैरिफ को सही करो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अमेरिका घुस गया है, वहां जाके देखो, चीन के बॉर्डर पे जरा देश के लोगों को इकट्ठा करो। अमित जमाई जी, आप जिस जहर की बात कर रहे हैं, हमारा देश कितना बिखरा हुआ है, इस वक्त सबको इकट्ठा करने की जरूरत है। आप ये बात मानते ही होंगे कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, हमारे देश के न्यायालयों से चलेगा। जब संसद से कानून पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और अभी सुनवाई चल रही है, मामले पर फैसला आना है, तो उससे ठीक पहले अभी से सड़क पर उतरकर दबाव बनाने की कोशिश क्यों है? क्यों कई मौलाना अभी ये भी कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया तो ठीक, वरना फिर तैयार रहिए अपना खून बहाने के लिए? तो ये तो दबाव बनाने वाली बात है ना। प्राची, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में काले कानून बहुत पास हुए। जो कृषि बिल था हमारे देश में एक ऐसा काला कानून है जिसमें, देखिए मैं तो एक कृषि बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे बाप दादा किसान थे, आपके परिवार में भी कोई न कोई रहा होगा किसान। हमारा ये कहना है कि कृषि बिल पे सैकड़ों से ज्यादा हमारे देश में किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने कहा कि जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, काला कानून रहेगा, लेकिन उसके खिलाफ देश में आंदोलन हुआ, सिविल नाफरमानी हुई। उसी तरह से देश, जब मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ा अच्छा कानून ले आ रहे हैं, अरे भाई किसानों को एहसास तो दिलाओ कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं पूरे देश में? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं, पे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? कानून से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, या आपकी और मेरी मनमानी से देश चलेगा? प्राची जी, मैं फिर आ रही हूँ सर, एक सेकंड। अमित जमाई जी, संविधान से चलेगा, बाबा साहब के अम्बेडकर से, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि कानून की ऐसी की तैसी हो रही है, उनको बता देना चाहते हैं कि अगर आप आर्टिकल अनुच्छेद 25 और 26 अगर भारत के संविधान से उड़ा के निकाल दीजिए, उसके बाद
ये बात आप जो कह रही है मैं आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन इस देश में आज आप मुसलमानों का नंबर लगाए हैं, नहीं कल आप जैनियों का 25 नंबर और लगाएंगे, 26 कल हमें आप अधिकार सिखों का देता नंबर है लगाएंगे। ये समाजवादी पार्टी होने मेरे नहीं देगी। धर्म को प्रैक्टिस करने का 25 और 26 अगर मुझे सारे अधिकार देता है तो कहां छीना जा रहा है ये अधिकार? वक्फ बोर्ड कहां छीन लिया गया मुसलमानों से, या किस मुसलमान से कह दिया गया कि आप वक्फ नहीं करेंगे अल्लाह के नाम पर? कहा क्या सरकार ने किसी से? हाँ, कहा गया है, कहा गया, प्राची कहा गया है। आप अगली डिबेट में मैं दोबारा आप मौका देंगे तो मैं हिस्सा लूंगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा 1952 का 1359 जो रेवेन्यू का फसली जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जो जमीनें उस जमाने में दर्ज होंगी उसी को वक्फ मानेंगे। उसके मुताबिक एक उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ और 90% जमीनें योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पे मुसलमान काबिज हैं, जिसमें कब्रिस्तान है, शिया इसीलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है ना अमित जमाई जी, इसीलिए वक्फ की डीड जरूरी है इस देश में, जो जिस पर आपत्ति हो रही है आप लोगों को, इसीलिए तो जरूरी है ताकि कल को कोई आकर क्लेम ना कर दे। मेरा आपसे यही मेरा प्राची मेरी बात आप समझ नहीं रही। मेरा ये कहना है कि जो जमीनें प्रैक्टिस में हैं, कोई प्राचीन मंदिर है, जरा मुझे आप बताइए। हमारे आपके बचपन में हम लोग 50 प्राचीन मंदिर में गए होंगे, किसी प्राचीन मंदिर का 150 साल पहले का कागज होगा आपके पास? बताइए, जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब। यही तो आज कोर्ट भी पूछ रहा था, वक्फ बाय यूजर को खत्म कर देना, या ऐसी जमीनें जो अंग्रेजों से पहले की जमीनें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ये जमीन कहां पर किसने वक्फ की, उन जमीनों का क्या होगा? देखिए, शुरू से कह रहे थे, अभी वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं रहे, जो ज़मीनें हैं वो हैं, जो स्टेटस है, जो आगे रजिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी है, हमारे कब्जे में है, वक्फ के कब्जे में है, वक्फ उसका इस्तेमाल कर रहा, उसमें कहाँ कोई परेशानी है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों बेतुकी बातें की जा रही है। भाई वो प्रॉपर्टी हैं, वो रहेंगी, जैसे थी वैसी रहेंगी। आप देखिए कोर्ट में भी जब ये पूरी चीज़ खंगाल के आएगी तो ये बात क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन लोगों को गुमराह करना काम है, इसलिए कि उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने में मज़ा आता है, इसलिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन जब ये फैसला आ जाएगा, इनको क्लैरिटी कोर्ट से भी आ जाएगी, और ये भी क्लैरिटी आएगी कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसमैनेजमेंट कैसे हमारे भाई, खुद मुस्लिम समाज के अपने भाई बहनों ने कर दिया। जब वो आएगा तो हमें अंसार रजा भाई से पूछना पड़ेगा, हमें और भी लोगों से पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसमैनेजमेंट आखिर क्यों हुआ। और ये आज आप कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार इसलिए कि आप बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर अंसार भाई सुनिए मेरी बात, सुनिए एक बार जरा, ज़हनियत एक मिनट जरा बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आज मुझे आप बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने में आपको आसानी होती है, इसलिए कि आपको लगता है कि इससे फायदा होगा। हकीकतन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए, वो तो बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाया ना, वो हमारी सरकार तो नहीं बनाई, आपकी सरकार थी जिसके आप, मैं आ रही हूं अमित जमाई जी आपके पास। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप कम्युनिटी को गुलाम होइए तो समझ में आता है। उसके बाद में आपके पास किसी पार्टी की तरफ आप झुक के बात कर रहे हैं बिना सोचे प्रकाश पुरोहित जी, मामला संसद से पास हुआ, कानून बना हमारी देश की संसद से, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, टिप्पणी रखी जा रही है, आपके सारे विरोध वहां पर रखे जा रहे हैं, लेकिन आपकी नेता क्या कर रही हैं? आप आंदोलन करिए, आप सड़कों पर निकलिए, बंगाल नहीं आप दिल्ली चले जाइए। एक बार नहीं कहा गया आपके नेता की तरफ से कि जिन्होंने दंगा किया है उन पर मैं सख्त कार्रवाई करूंगी। कैसे संभालिएगा बंगाल को ऐसे मुश्किल हालात में? क्या आपको नहीं लगता है कि सख्त कार्रवाई की गई है? पश्चिम बंगाल को जिस तरह से बदनाम करने के लिए हिंदू मुसलमान 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ अमित शाह की ऑफिस से ऑपरेट होता है, जितनी एजेंसियां अमित शाह की ऑफिस से ऑपरेट होती है, और ये जितने तोते चला रहे हैं ना, ये अमित शाह चला रहे हैं, और अमित शाह के इशारों पर सारे काम हो रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सरकार आपकी है, यानी बीजेपी इतनी स्ट्रांग है आपके बंगाल में कि दंगा हो जाएगा और आपको कानो कान खबर नहीं होगा। आपने एक विषय पर बात नहीं की, क्या बात कर रहे हैं आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी? मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? थप्पड़ मारा, थप्पड़। वक्त मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि कोई भी धार्मिक मुस्लिम छोड़ करके कोई व्यक्ति उस वक्फ बोर्ड में नहीं हो सकता है। यही तो वो चाहते थे कि दूसरे धर्म के लोगों पूछा है
और ये भी पूछा है कि इस मामले को बार बार धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है, ये भी पूछा है कि रजिस्ट्रेशन से दिक्कत क्यों है, ये भी पूछा है कि वक्फ डीड से दिक्कत क्यों है, ये भी पूछा है कि कलेक्टर को अगर पावर दी जा रही है तो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपसे आपकी जिम्मेदारी पर सवाल ना पूछूं, आपसे आपकी जिम्मेदारी पर सवाल ना पूछूं, यानी इतनी कमजोर है आपकी सरकार कि बीजेपी वहां दंगा करा दे रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं 24 परगना में चली जाते हैं ये दंगे की आग, तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। मालदा में चली जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। सुनिए ना, नागपुर में भी दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो वहाँ की सरकारों से सवाल पूछा, आज बंगाल में दंगा हुआ तो बंगाल की सरकार से सवाल पूछूंगी, बंगाल की सरकार से सवाल पूछूंगी। मौलाना अंसार रजा साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ सर, क्या ये नफरती बयान बंद नहीं होने चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को देख रही है, दोनों पक्षों से सवाल कर रही है, तो ये उतरकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर और नफरती बयानबाजी क्यों? अरे विपक्ष विरोध, अगर किसी धर्म पर अटैक होगा तो विरोध नहीं करेगा। अरे सर सुन लीजिए, देखिए प्राची जी, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान की है, रोड पर है, बसें हैं, गाड़ी, उस पर किसी में तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। अपना हक मांगने का अधिकार कानूनी दायरे में करना चाहिए। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ज़फ़र इस्लाम साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही है, मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुई, लेकिन खैर बड़े आदमी है वो, मैं क्या बोलूँ उनसे। अगर इतना अच्छा कानून है तो फिर आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये 100 कॉन्फ्रेंसों का प्रोग्राम क्यों बना रही है समझाने के लिए कि भाई हम समझाएंगे मुसलमानों को कि ये कानून अगर अच्छा है तो अच्छा है, कमेटियाँ क्यों बनाना पड़ रही हैं आपको बताने के लिए। लेकिन एक राज की बात मैं आपको बताता हूं, इस टीवी पे जो कोई नहीं बताएगा, और राज की बात टीवी पे तो कोई और बताएगा नहीं। देखिए अभी एक बात आ रही है कि 500 साल पहले के कागज नहीं मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कहां से लेकर के आएंगे, ये सब जानते क्या हो रहा है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, सिर्फ मुंबई में जो अंबानी का महल बना हुआ है उसे बचाने के लिए कानून लाया गया है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। पिछले क्या ये हुआ, वफादारी है मोदी जी। ये तो कानून बनने के बाद सरकार कितनी बार कह चुकी है आगे के रजिस्ट्रेशंस को देखा जाएगा, पिछली जमीनों को कोई नहीं देख रहा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसीलिए वक्फ डीड तो इसीलिए ना कि चूंकि कलेक्टर का मुंबई में यतीम खाने की जमीन के कोई कागज है नहीं, कह दिया किसी को हिंसा और वो अंबानी को बेच दिया गया है, उसको क्लियर कैसे किया जो अभी भी ये कहते हैं कि सड़कों पर उतरिए, सड़कों पर उतरिए और कयामत की रात तक आकर लड़िए, उनके कतरे तक आकर लड़िए, उनको भी समझाइए। खैर, इतना ही समय था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।